किशनपुर नामक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब नाविक रहा करता था। वो नदी के इस पार से लोगों को इधर छोड़ता और उधर से इधर। उसके घर में उसकी पत्नी आशा और 2 बच्चे शीश और चुटकी थे। अरे ओ भाग्यवान! अरे भाई, आज उठने में इतनी देर हो गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? रात भर आप न जाने क्या क्या सोच रहे थे। रात का 3रा पहर हो गया था, उसके बाद भी आपकी आंख नहीं लगी। आखिर ऐसी भी क्या परेशानी है जो आप मुझे भी नहीं बता रहे? आहा, ऐसी कोई बात नहीं है भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसी बात नहीं है जी, कोई तो बड़ी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे। तुम सुनो, तुम बच्चों का ध्यान रखना, अब मैं काम पे जा रहा हूँ। नाश्ता तो करते जाइए। अरे मैं नाश्ता वास्ता नहीं करूँगा, बहुत देर हो गई है, जा रहा हूँ मैं। चलो। इतना बोलकर अर्जुन नदी में अपनी नाव के पास चला जाता है। वो जैसे ही नदी के किनारे गया तो देखा उसकी नाव पानी में डूब चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी नाव पानी में कैसे डूब गई? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अर्जुन आसपास देखने लगा कि किसने उसकी नाव को डुबोया, परंतु वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। ससुरा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मेरी नाव किसने डुबो दी? एक तो गांव में पहले ही मेरे इतने दुश्मन थे, अब ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया? इसी नाव से तो मेरी रोजी रोटी चलती थी। अब घर जाकर आशा और बच्चों से मैं क्या कहूँगा? बड़बड़ाते हुए वो घर आ गया। चेहरे पे मायूसी दिल का हाल बयान कर रही थी। उसको देखते ही आशा ने पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी? आज इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या बताऊं, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे क्या बताऊं आशा, हमारा तो समझ लो कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? अर्जुन सारी बात आशा को बताता है। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे चुटकी, ये चुटकी, क्या हो गया चुटकी? चुटकी! 2-3 दिनों से इसको तेज बुखार है। तो तुमने हमसे क्यों नहीं कहा? आप खुद ही इतना परेशान थे, मैंने सोचा था खुद ही वैद्य से चुटकी को दवा दिला लाऊंगी। मैं आपकी परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहती थी। गजब करती हो, 2-3 दिन से मेरी बच्ची इतनी बीमार है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा हैं? मैं खुद ही कल वैद्य से दवा दिलाकर लाई थी चुटकी को, परंतु चुटकी की हालत ठीक होने के बजाय और बिगड़ गई है। देखो, हमें चुटकी को अच्छे वैद्य को दिखाना पड़ेगा। घर में 1 रुपया भी नहीं है और अब तो हमारी नाव डूब गई है। वैद्य को दिखाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अर्जुन ये सुनकर चुप हो गया। इस समय वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसने कुछ देर सोचा और बोला, अरे आशा, गांव में सबसे इतना उधार ले लिया है कि अब कोई उधार नहीं देगा। मैं एक काम करता हूँ, महल जाता हूँ और राजा से कुछ मदद मांगता हूँ। हमारे राज्य के राजा बहुत दयालु हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, जल्दी लौट कर आना। चुटकी पे हर बीतता हुआ पल भारी है। मैं बस यूं गया और यूं आया। अर्जुन महल की ओर चल देता है। वो जैसे ही महल पहुंचा, महल के द्वार पे उसको राजकुमार मिल गए। ओए, अंदर कहाँ भागे चले जा रहे हो? राजकुमार, नमस्कार, प्रणाम। महाराज से मुझे मिलना है। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लटक रही है। तो क्या मेरे पिताजी भगवान हैं जो तुम्हारी बेटी की जान निकालने के लिए पिताजी की जरूरत पड़ रही है? अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं राजकुमार?
मुझे मेरी बेटी को किसी भी हाल में बचाना है। तो उसे वैद्य के पास ले जाओ ना। ये भागते हुए महल क्यों आ गए? अर्जुन राजकुमार को सारी बातें बताता है। राजकुमार बहुत ही कठोर दिल का मालिक था। राजकुमार मन में सोचने लगा, यदि ये आदमी अंदर गया तो पिताजी इसको धन तो देंगे ही, और अगर पिताजी आए दिन ऐसे ही सबकी सहायता करते रहे तो फिर तो एक दिन पूरे महल का खजाना लुट जाएगा। क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूं? देखो, बात यह है कि पिताजी दूसरे राज्य में गए हुए हैं, उनको लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे। तो एक काम करो, क्यों ना तुम मेरे साथ शिकार पे चलो। चलो। मगर राजकुमार, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, इस समय मैं आपके साथ नहीं जा सकता। कोई और दिन होता तो मैं आपके साथ जरूर जाता। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार। देखो, तुम्हारी नाव पानी में डूब चुकी है और तुम्हारे पास धन भी नहीं है। यदि तुम मेरे साथ शिकार पे चलो और मेरे घोड़े का और मेरे खाने पीने का ध्यान रख सको तो मैं बदले में तुम्हें कुछ धन दे सकता हूँ, जिससे तुम्हारी बेटी का इलाज शुरू हो सके। और आखिर में किसी के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि मेहनत करके कुछ धन कमाया जाए। क्यों? अर्जुन का दिल तो कर रहा था वो उड़कर अपनी बेटी को वैद्य के पास ले जाए, परंतु अब उसके पास राजकुमार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अर्जुन राजकुमार के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अभी नहीं तो कम से कम शाम को तो अपनी बेटी को वैद्य को दिखा सकता हूँ। नाव तो डूब गई, अब शाम को शायद राजकुमार कुछ धन दे दें, उससे मैं अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है। राजकुमार अर्जुन को अपने साथ ले जाता है। देखो, मैं शिकार करके आता हूँ, तब तक तुम मेरे घोड़े की रखवाली करो। जब मैं वापस आऊं तो तुम पास के तालाब से ठंडा जल भर के ले आना। मुझे शिकार करने के बाद बहुत प्यास लगती है। और हाँ, ध्यान रखना, ये शिकार वाली बात पिताजी या महल में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, और पिताजी नाराज हुए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। समझ गए? चलो, मैं आता हूं। जो आज्ञा राजकुमार, जैसा आप कहें। अर्जुन घोड़े के पास खड़ा हो जाता है और बार बार उसके मन में अपनी बेटी का ख्याल आता है, परंतु वो राजकुमार की बात को नहीं टाल सकता था। वो बार बार सूरज की तरफ देखता है। ओहो, कब ये सूरज की किरणें मानित पड़ेंगी, कब शाम होगी, जब मैं धन लेकर अपने घर जाऊंगा और अपनी बेटी को वैद्य को दिखाऊंगा। उधर अर्जुन की पत्नी अपनी बीमार बेटी को लेकर घर में बैठी अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। ये अब तक क्यों नहीं आए? अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था, कहीं वो किसी और मुसीबत में ना फंस गए हो। देखते ही देखते चुटकी की तबीयत और बिगड़ गई। मुझे ही अब कुछ करना होगा। वो चुटकी को लेकर वैद्य के पास जाती है। वैद्य जी, देखिए ना, मेरी बेटी को क्या हो गया है। देखो, पिछले हफ्ते जो तुम दवा लेके गई थी, अब तक उसके पैसे तो तुमने लौटाए नहीं। मैं तुमको आगे की दवा तभी दे सकता हूँ जब तुम पिछला उधार चुकाओ। समझ गई? देखिए वैद्य जी, अर्जुन जी गए हैं पैसे का इंतजाम करने, वो बस आते ही होंगे। आप मेरी बेटी को एक बार देख तो लीजिए। देखो भाई, तुम किसी और वैद्य को दिखाओ, अब मैं तुम्हारी बेटी का उपचार नहीं कर सकता। अरे भाई, ये जड़ी बूटियां भी बहुत महंगी मिलती हैं और तुम्हारा पिछला उधार भी अभी बाकी है, ऐसे कैसे दे दूं मैं? वैद्य उसका उपचार करने से मना कर देता है। आशा बीमार बेटी को घर ले आई और अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। सोचा नहीं था कभी ऐसा भी समय आएगा जिंदगी में जब बच्चा बीमार होगा और वैद्य अपने घर से ही वापस भेज देगा। आज तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं शिकार करने आया हूँ। अच्छा हुआ ये आदमी मुझे मिल गया, वरना हमेशा पिताजी महल के किसी न किसी सेवक को हमारे साथ भेज देते हैं और वो सेवक घूम फिर के जाकर पिताजी के पास
सारी बातें उगल देता है। आज तो मजा आ गया। राजकुमार ने देखा सामने एक हिरन आ रहा है। राजकुमार ने हिरन पर जैसे ही वार किया और जैसे ही तीर हिरन को लगने वाला था, तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। वो तीर उस आदमी को लग गया। वो आदमी जमीन पे गिरकर तड़पने लगा। अरे अरे, ये क्या किया तुमने राजकुमार? अब मेरे जंगल का क्या होगा? उस आदमी को जमीन पे पड़ा देख राजकुमार और अर्जुन भागकर उस आदमी के पास गए। अरे तुम हो कौन और यहाँ जानवरों से भरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैं जंगल का रक्षक हूँ। मैं जानवरों की हिफाजत करता हूँ ताकि तुम्हारे जैसा कोई शिकारी मेरे जंगल के किसी जानवर को नुकसान न पहुंचा सके। और तुमने मुझ पर ही तीर चला दिया। अब मैं तुम्हारा विनाश करके ही रहूंगा। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा फक पड़ गया। हे जंगल के रक्षक, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई है। हमें माफ कर दीजिए जंगल के रक्षक, हम क्षमा चाहते हैं। तुमने कुछ नहीं किया, सब कुछ इस राजकुमार ने किया है, इसीलिए मैं तुमको माफ करता हूँ। रक्षक, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये तीर मेरे हाथों से चला है। राजकुमार ने कुछ नहीं किया, जो किया है मैंने किया है। तुम राजकुमार को छोड़ दो, इनके बदले मुझे मार डालो। राजकुमार आश्चर्यचकित होकर अर्जुन को देखने लगा। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बीमार बच्ची तुम्हारी राह देख रही हैं। क्या तुम उनके पास नहीं लौटना चाहते? राजकुमार, तुम इस राज्य के अगले राजा हो और राजा की इकलौती संतान। बहुत मन्नतों के बाद तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे पिता इस गांव में सबकी मदद करते हैं, और अगर राजा की मृत्यु के बाद इस राज्य का कोई वारिस नहीं बचा, फिर तो यह राज्य नष्ट हो जाएगा ना। मैं भी इस राज्य का एक व्यक्ति हूँ। मेरा भी तो फर्ज बनता है अपने राज्य के लिए कुछ करने का। ये सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारा बच्चा बीमार है, उसका क्या होगा तुम्हारे बाद? तुमने एक बार भी उनके बारे में ना सोचा? राजकुमार, मरने के बाद राज्य के राजा मेरे बच्चे का ध्यान जरूर रखेंगे। मुझे इतनी उम्मीद तो है अपने महाराज से। तभी वो जंगल का रक्षक बोला, मुझे तो राजकुमार की ही जान लेनी है। अरे आज मेरे मरने के बाद राजकुमार फिर से आएंगे जंगल में शिकार करने के लिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम चाहो तो मुझसे कोई परीक्षा भी ले सकते हो जिसमें तुम्हारा फायदा भी हो। राजकुमार को छोड़ दो, मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो क्या तुम सच में कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हो? एक बार सोच लो। हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे विपरीत का अमृत जल चाहिए, ला पाओगे? ये सुनकर राजकुमार और अर्जुन दोनों ही डर जाते हैं। वो रक्षक हंसते हुए बोलता है, ये काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुमको वो जल चाहिए क्यों? उसको पीने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा और फिर मैं सारी जिंदगी इस जंगल के जानवरों की रक्षा अच्छे से कर पाऊंगा, इसलिए। ठीक है, तो फिर वो जल मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। हाँ, याद रखना, तुम्हारे पास बस आज का सूरज छुपने तक का ही समय बाकी है। यदि सूरज छुप गया तो उसके बाद वो जल किसी काम का नहीं रहेगा। हाँ। राजकुमार के लाख मना करने के बाद भी अर्जुन उस जल को लेने के लिए चला जाता है। चलते चलते बहुत देर हो जाती है। तभी रास्ते में उसको एक चिड़िया मिलती है। मुसाफिर,
तुम बहुत थके हुए लगते हो और इधर कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता तो लियोई के खतरनाक पाताल लोक को जाता है। हाँ प्यारी चिड़िया, मैं जानता हूँ। परंतु तुम उस दुनिया में क्यों जा रहे हो? वो तो बहुत ही खतरनाक दुनिया है। प्यारी चिड़िया, मुझे इस राज्य की रक्षा के लिए ये करना ही होगा। क्या तुम मुझे आगे का रास्ता बता सकती हो? वो लियोई का खतरनाक द्वार है। तुमसे 3 प्रश्न पूछेगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो द्वार खुल जाएगा। यदि तुमने एक भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उसी रास्ते में फंसकर रह जाओगे। उसके बाद न तुम उससे निकल सकोगे न तुम्हारी मृत्यु होगी, परंतु वो जीवन मौत से भी ज्यादा भयानक होगा। उसके बाद तुम हर पल अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे, परंतु तुमको मौत मिल नहीं पाएगी। हाँ, यह सफर तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चिड़िया से विदा लेकर अर्जुन उसी रास्ते पर चल दिया जो रास्ता चिड़िया ने बताया था। वो जैसे ही लियोई के खतरनाक पाताल लोक पहुंचा, उसको एक द्वार दिखाई दिया जिसकी आकृति बहुत ही अजीब बनावट की थी। उस दीवार पर कुछ अलग सी भाषा में कुछ लिखा था। अब ये कौन सी भाषा है? अर्जुन ने अभी इतना कहा ही था कि पाताल लोक के द्वार में से एक आवाज उभरती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मुझे जंगल के रक्षक के लिए विपरीत का अमृत जल चाहिए। और तुमको क्या लगता है कि मैं तुमको वो जल ऐसे ही दे दूंगा? पता है ना, तुम इस द्वार में हमेशा हमेशा के लिए फंस भी सकते हो। उसके बाद तुमको मृत्यु तक नहीं अपनाएगी। समझ रहे हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तो ठीक है, मैं तुमसे 3 प्रश्न करता हूँ। यदि तुमने सही जवाब दे दिया तो वो जल तुम ले जाना, यदि नहीं दिया तो हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। उसके बाद मैं यहीं फंस के रह जाऊंगा। हाँ, तो पहली पहेली है, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना पैरों के चलता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? हाँ, हवा। क्योंकि हवा दिखाई नहीं देती मगर उसका असर महसूस होता है। वो उड़ती है, सिहरन लगती है और बिना मुंह के आवाजें निकाल सकती है। हाँ, तुमने पहली पहेली का उत्तर तो दे दिया, परंतु दूसरी का नहीं दे पाओगे। अब मैं तुमसे दूसरी पहेली पूछता हूं। एक ऐसी चीज जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही ज्यादा कम दिखाई देती है। बताओ वो क्या है? बढ़ती है और कम। हाँ, अंधेरा। क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है चीजें और कम दिखने लगती हैं। ये एक गूढ़ और रहस्यमयी बदलाव है जिसे हम महसूस तो करते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। हाँ, अगली पहेली। मैं आपके पास हूं, फिर भी आप मुझे छू नहीं सकते। मैं हर समय बदलती रहती हूं, लेकिन कभी थमती नहीं। मैं कौन हूं? हाँ, समय। समय, क्योंकि समय को ना तो कोई रोक सकता है और ना ही कोई छू सकता है। ये हर चीज को बदलता है, उम्र, हालात, भावनाएं, फिर भी खुद दिखाई नहीं देता। अर्जुन के तीनों पहेलियों का सही उत्तर देते ही उसके सामने एक कमंडल प्रकट हुआ जिसमें कि विपरीत का अमृत जल था। ओ, तो यही है विपरीत का अमृत जल। मुझे जल्दी से जल्दी ये जल लेकर जाना चाहिए। सूरज भी बस छिपने ही वाला है। अर्जुन उस जल को भर लेता है और उसी जंगल में लौट आता है जहां उसने राजकुमार और रक्षक को छोड़ा था। अब वहां राजा और आशा भी आ चुकी थी। आशा?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें राजा ने यहाँ बुलाया है। तुम जल्दी से रक्षक को ये अमृत जल दो, उसके बाद मैं तुमको सब बताती हूँ। अर्जुन रक्षक को वो जल दे देता है। रक्षक वो जल पी लेता है। हाँ, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई न कर सकता था। सच में तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी वजह से आज मैं अमर हो पाया हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे राज्य में कोई इतना बहादुर व्यक्ति भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। पिताजी, इस नाविक ने मेरी जान बचाई, इसीलिए मेरी एक ख्वाहिश है। इस राज्य का अगला राजा मुझे नहीं, इस नाविक को बना दीजिए, क्योंकि वैसे भी मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है। तुम हमारे राजकुमार हो और अगला राजा कौन होगा ये फैसला भी तुम्हारा ही होगा। नहीं 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 महाराज, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मुझे तो बस मेरी बीमार बेटी को वैद्य को दिखाना है और कुछ नहीं चाहिए महाराज। उसकी फिक्र तुम मत करो। राजा जब राजकुमार को ढूंढने जंगल में आए थे, तभी राजकुमार ने राजा से बोलकर हमारे घर वैद्य भिजवा दिया था। अब हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हारा धन्यवाद भी लूंगा जब तुम हमारे साथ महल में चलोगे। राजा आशा और अर्जुन को लेकर महल आ जाते हैं। राजा अर्जुन को राजा बना देते हैं और ऐसी सच्चाई और ईमानदारी से एक नाविक ने राजा की गद्दी पाली थी और ऐसे अर्जुन के भाग्य का लिखा बदल चुका था।